डिजीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अटेम्प्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लेक्चर के बेसिस पे तैयार किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्फेक्शस डिजीज़। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखना, उस क्वेश्चंस के जो कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन करते रहना है ताकि क्वेश्चंस में गलती के चांसेस कम हों। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? आपको याद होगा लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या ऑर्गेनिज्म से होने वाले रोग हैं जिनको साइंस में एक टर्म दिया जाता है पैथोजन। डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं, डायबिटीज़ बेसिकली इंसुलिन की कमी है, ये असंक्रामक यानी कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ है। कैंसर भी नॉन इन्फेक्शस है। ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल सही आंसर है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लेक्चर में पूरा डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाइपरटेंशन, इसका मतलब हाई बीपी। हाई बीपी में कोई बैक्टीरिया वायरस का रोल नहीं होता। ठीक है, ये एक तरह का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है हाई बीपी, तो ये भी नॉन संक्रामक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। निम्न में कौन सा रोग व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता? नहीं फैलने वाला रोग मतलब असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शस डिजीज। नंबर 1 खसरा, ये तो हाईली कंटेंजियस होता है, ये मतलब बहुत अत्यधिक फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, रोग, सॉरी शक्तिमान हो गया है। हाँ, तो खसरा नहीं होगा। मलेरिया, डेंगू, मधुमेह, पूछ क्या रहा है देखो, व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। फिर मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा। नहीं फैलने वाला, खसरा भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। डेंगू भी फैलता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ सही आंसर है। सारे डिजीज़ को हमने डिटेल में पहले स्टडी कर लिया है लेक्चर्स में, और याद रखना क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट हमेशा थ्योरी कवर करने के बाद ही करना होता है ताकि थोड़ा दिमाग चल पाए, पका पकाया एकदम नहीं खाना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, खसरा किससे होता था? मीजल्स वायरस से। मलेरिया किससे होता था बताओ? प्लाज्मोडियम से, जो कि एक प्रोटोजोआ था। डेंगू किससे होता था? डेंगू वायरस से। मधुमेह किससे है? इंसुलिन की कमी की वजह से, लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्फेक्शस डिसीज आर कॉज्ड बाई। संक्रामक रोग किस कारण से होते हैं? पहला है लाइफ स्टाइल, जेनेटिक। देखो साथ ही साथ सारे ऑप्शंस को डिस्कस भी कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स ओनली, पूछ क्या रहा है? इन्फेक्शस। इन्फेक्शस मतलब संक्रामक रोग, इसमें भी क्या है? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस जैसे रोगाणुओं से। केवल जीवन शैली, आनुवंशिक या फिर हार्मोन असंतुलन, ये कहलाते हैं असंक्रामक रोग। ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन। मलेरिया टाइप ऑफ पैथोजन का मतलब आपसे पूछ रहा है, इसका एक्चुअल नाम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि किस कैटेगरी में आता है। क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये वायरस है, या फिर प्रोटोजोआ है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, प्रोटोजोआ। और मलेरिया किससे होता है? पी से नाम है, हिंट दे दी मैंने। प्लाज्मोडियम, 3 स्पीसीज बताई थी इसकी, वाइबैक्स, मलेरिया और फॉल्सिफेरम, तीनों एक ही परिवार के भाई थे। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, फंगस नहीं है, ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मलेरिया का आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय। रिंग वॉर्म किसके द्वारा होता है? आपको याद होगा रिंग वॉर्म होता है फंगस के द्वारा, और फंगस को सबसे ज़्यादा प्यार किससे है?
कमी नहीं, नमी, यानी कि मॉइस्चर, जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ फंगस ग्रो करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फंगस। इसको कवक भी कहते हैं हिंदी में। ठीक। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्यूबरक्लोसिस इन शॉर्ट टीबी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कौन सा बैक्टीरिया है इसमें? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, वायरस नहीं है इसमें, प्रोटोजोआ नहीं है, हेलमिंथेस भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक। अगला पूछा है डेंगू वायरस कॉज्ड बाय, कुछ ज़्यादा ही आसान कर दिए क्वेश्चन ना। डेंगू वायरस कॉज्ड बाय, डेंगू वायरस या डेंगू फीवर, सॉरी नॉट वायरस, वायरस तो अपने आप में कॉजिंग एजेंट से। डेंगू फीवर कॉज्ड बाय, डेंगू बुखार आता है वायरस से और इसका वायरस का नाम भी ही डेंगू वायरस ही है। और इस वायरस को क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है एक वेक्टर, और वेक्टर की फॉर्म में क्या करता है? एडीज इजिप्टी नामक मॉस्किटो इसमें यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि डिटेल में लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू वायरस का वायरस। लेकिन इसमें साथ में ध्यान क्या रखना है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो एक वेक्टर का काम करता है। वेक्टर हम बात कर चुके डिटेल में क्या होता है। ठीक है, एस्केरियासिस थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया। एस्केरियासिस यानी कि एस्केरियासिस किसके कारण होता है? क्या ये वायरस है, बैक्टीरिया है, हेलमिंथ्स है, फंगस है? ठीक है, तो ये क्या है? एस्केरियासिस एक तरह का कृमि है, इसको वॉर्म भी कह सकते हो आप, या फिर इसको हेलमिंथ भी कहते हैं। ठीक है, हेलमिंथ, वॉर्म या फिर कृमि, एक ही बात है। ठीक है, ना ये बैक्टीरिया, ना वायरस है, ना फंगस है, ना प्रोटोजोआ है, क्या है? कृमि है। किस पार्ट को अफेक्ट करता है एस्केरियासिस? आंत को अफेक्ट करता है। ठीक है, डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसमिशन के जो मोड होते हैं क्या होते हैं? फीकल मैटर, याद होगा, थ्योरी में डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है? विडाल टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ वहाँ पे कवर की थी। हमने कहा था कि विडाल टेस्ट का जो नाम पड़ा है किसके बेसिस पे पड़ा है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिशियन केमिस्ट थे। उन्होंने 1896 में सबसे पहले टेस्ट का इजाद किया था, विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट मोस्टली यूज़ किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड के लिए, नॉट डेंगू। ये किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड फीवर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, टाइफाइड नहीं दिया है इसमें। ये पूछ रहा है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विडाल टेस्ट का जो बेसिकली सिद्धांत होता है, अच्छा ऊपर चला गया क्वेश्चन। ठीक है, विडाल टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं, मैं इसमें जंप कर गया। पहला पूछा है विडाल टेस्ट मेनली यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टाइफाइड फीवर, यानी कि टाइफाइड फीवर। अब सेम क्वेश्चंस विडाल टेस्ट का है, लेकिन उसमें पूछा है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? हमने बात की थी एंटीजन और एंटीबॉडी ये आपस में मिल जाते हैं और इनका एक क्लम्प या फिर इनका कह सकते हो एक तरह से पर्टिकुलर कलर के रूप में ये अलग से एक नॉट बना देते हैं, वो जो विजिबल होती है, इसलिए इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट या परीक्षण। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है हमने डिटेल में किया था। देखो एंटीजन हमने थ्योरी में समझा था कि एंटीजन क्या होता है, समझो ध्यान से। एंटीजन बेसिकली बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है, इसके सरफेस पे एक प्रोटीन होती है जो कि अपने आप में शुगर की बनी होती है। ये मान लो सेल है कोसा के ऊपर, इस तरह से कोई एक प्रोटीन निकली, एक संरचना निकली होती है जिसको हम कहते हैं एंटीजन, जो कि एक तरह से शुगर से मिलकर बनी होती है। तो जब ये बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में, ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी इस पार्ट जिसको हम एंटीजन कहते हैं इसको रिकॉग्नाइज करती है और हमारी बॉडी फिर इसके हिसाब से एंटीबॉडी बनाती है। और वो एंटीबॉडी क्या करती है, मान लिया ये बॉडी ने हमारी एंटीबॉडी बना दी, अब ये एंटीबॉडी आएगी, इसके साथ फिक्स करेगी, मैच करेगी, जुड़ जाएगी और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है,
तो बिडाल टेस्ट में यही होता है कि ब्लड सैंपल निकाला जाता है, ब्लड से आरबीसी अलग की जाती है, सीरम अलग किया जाता है। सीरम में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है अगर इसने एक्चुअल में हमारी बॉडी को अटैक किया है तो। और ये एंटीबॉडी जिस एंटीजन यानी जिस बैक्टीरिया के साथ जुड़ेगा उसको हम ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके रखते हैं लैब में। तो स्लाइड पर वो एंटीजन पहले से फिक्स होता है, हम बस सीरम से एंटीबॉडी वहाँ फिक्स करते हैं। अगर सेम एंटीजन एंटीबॉडी हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं लॉक एंड की तरह, और ये अलग कलर में एक विजिबल होने लगते हैं। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया एंटीजन एंटीबॉडी। साथ में ही देखो डीएनए एम्प्लीफिकेशन यूज़ होता है, पीसीआर जो टेस्ट होता था, या आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर जो टेस्ट होता है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, और किसके लिए यूज़ होता है? पीसीआर कोरोना वायरस में यूज़ किया गया था। ठीक है, वैसे जनरली पीसीआर या आरटीपीसीआर किसी भी टेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन साउंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है या टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसीलिए खासकर ये उन टेस्ट में यूज़ किया जाता है जो सामान्यता या अन्य टेस्ट या परीक्षण से पकड़ में नहीं आते, तब इसका यूज़ किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड एक्टिविटी एलिजा टेस्ट, आपको याद होगा हमने पढ़ा था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। कॉन्सेप्ट इसका भी वही है, एंटीजन और एंटीबॉडी का ही मेल होता है। कल्चर टेस्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे जिन बैक्टीरिया की हमें उम्मीद होती है कि ये बैक्टीरिया शरीर में होगा, इसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि होता है क्या, डॉक्टर क्या करता है, बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स के बेसिस पे गैस करता है कि ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो उन 2-4 बैक्टीरिया के अलग अलग कल्चर तैयार किए जाते हैं, बेसिकली उनका भोजन तैयार किया जाता है। अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया है तो अपने भोजन में वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और जब पॉपुलेशन को बढ़ाएगा तो सामने साफ नज़र आ जाएगा, तो वो होता है कल्चर टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में पूछा है पीसीआर मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट। हाँ, अब देखो मैंने बोला था ना पीसीआर बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो चीज़ आसानी से पकड़ में नहीं आ रही है। तो पीसीआर से क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट की बॉडी से वो ब्लड सैंपल लिया जाता है, वहाँ से उस ऑर्गेनिज्म को निकाला जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो वायरस हो, फिर उससे उसके डीएनए को अलग किया जाता है, फिर डीएनए को बड़ा किया जाता है, सैंपल साइज बढ़ाया जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक प्रक्रिया है कम मात्रा के डीएनए को बड़ी मात्रा में करने की। तो इसमें यूज़ होता है डीएनए और आरएनए पैथोजन। एंटीबॉडी और एंटीजन आपको पता ही, अभी हमने बात की थी, जितने भी सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल जहाँ लिए जाते हैं वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एलिजा टेस्ट में भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल काम करता है। दूसरा, टॉक्सिन्स, ये कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, टॉक्सिन्स बेसिकली हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, उन टॉक्सिन्स की वजह से कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ में कुछ पर्टिकुलर टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये कोई पर्टिकुलर टेस्ट का नाम नहीं है, टेस्ट बेसिकली ABC 3 ही हुए। अगले 12th क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलिजा टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर, किसकी जांच पड़ताल के लिए एलिजा टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, ऐसे मतलब जांच, ये होता है HIV के संक्रमण के लिए। ठीक है, सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है। अगर बॉडी में HIV वायरस है तो बॉडी उस वायरस को किल करने के लिए क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन के साथ लिंक करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है। ठीक है, मलेरिया के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, आप कल्चर टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप स्टेनिंग भी कर सकते हो। टीबी के लिए भी कई सारे टेस्ट यूज सकते हैं। टीबी के लिए पीसीआर भी यूज़ होता है। ठीक है, या फिर सीरम वाला टेस्ट भी यूज़ होता है इसके लिए, कई सारे टेस्ट कर सकते हो। कल्चर वाला टेस्ट भी यूज़ होता है इसके लिए, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, HIV। बाई चांस अगर आपको याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भूल जाओ, इसीलिए मैंने जो राइट आंसर हैं हर एक क्वेश्चन के, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, लेकिन हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि तुमने आंख बंद करके अच्छा हाईलाइट है तो ये आंसर होगा। अपना दिमाग भी लगाना है कि आखिर ये है तो क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि पीसीआर में डीएनए और आरएनए टेस्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि भाई जो चीज़ आसानी से पकड़ में नहीं आ रही है उसको उसके एकदम मूल में जाके पकड़ना है। उसके डीएनए निकालो, और डीएनए में सब कुछ होता है, वहाँ से तो पकड़ में आएगा। दूसरी चीज़,
किसी सैंपल में बहुत कम मात्रा में तुम्हें सबूत मिले हैं, उस सबूत को बड़ा करना है, तब वहाँ पे पीसीआर यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, कोरोना के केस में पीसीआर खूब यूज़ किया गया था। नेक्स्ट, एलिजा टेस्ट। 13 क्वेश्चन में पूछा है कि विच टेस्ट डिटेक्ट इन्फेक्शन इवन व्हेन पैथोजन काउंट इज़ वेरी लो। बहुत कम मात्रा में रोगाणु होने पर भी कौन सा टेस्ट संक्रमण की पहचान कर सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, पीसीआर। माइन्यूट सैंपल भी अगर आपके पास है ना, तब भी आप पीसीआर से उसको 1 से 1000 गुना सैंपल बड़ा कर सकते हो, उसके बाद आराम से टेस्ट करो कि ये क्या है। ठीक है, विडाल टेस्ट में आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड होता है। कल्चर में आपको क्या करते हो, बेसिकली उसका खाना देते हो पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जिसमें वो ग्रो करता है। एलिजा में एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिक्स होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। 14 क्वेश्चन में क्या पूछा है, विडाल टेस्ट इज यूजली परफॉर्म्ड यूजिंग। विडाल टेस्ट के लिए सामान्यतः कौन सा नमूना लिया जाता है? विडाल टेस्ट में क्या होता है, देखो पहले समझो। विडाल टेस्ट में हमने कहा था एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी पे काम करता है, यह है उसका सिद्धांत। मल में एंटीबॉडी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मूत्र में एंटीबॉडी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लार में होंगे? यहाँ भी नहीं होंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बेसिकली कहाँ बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं ब्लड में। क्यों? क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचता है, तो एंटीबॉडी बॉडी वहीं पे बनाती है जहाँ से शरीर के किसी भी हिस्से में उनको पहुँचाया जा सके, ताकि बीमारी को फटाफट खत्म किया जाए। इसीलिए ब्लड को निकाला जाता है। ब्लड से जब हम आरबीसी अलग कर देते हैं तब वो बचता है सीरम। ठीक है, तो सीरम में होते हैं एंटीबॉडी। तो विडाल टेस्ट में बेसिकली क्या लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है सिरिंज से, और वहाँ से ब्लड से फिर सीरम सेपरेट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड सीरम सी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की जो डिजीज़ है वो कौन सी है? पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज़ है। टाइफाइड किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली डिजीज़ है। पूछ क्या रहा है, प्रोटोजुआ से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये तो इन्हें तो बाहर हो गए, अभी हमने बात की, तो बचा क्या, मलेरिया। कौन सा प्रोटोजुआ होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम भी हो सकता है, वाइवेक्स भी हो सकता है, और फिर मलेरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिससे हमें अंदाज़ा लगा कि डिजीज़ से किस तरह के क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये तो देखो 2025 में एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया था सेम क्वेश्चन। इसी के जैसे और 14 क्वेश्चंस बनाए गए आपको और मजबूत करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ, सारी थ्योरी का पीडीएफ, सारी जो पीपीटी थी डायग्राम बेस्ड डिजीज़, उन सब की पीपीटी आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। आराम से डाउनलोड करो, रिवाइज करो। ठीक है, कोई मशक्क़त नहीं करनी है आपको नोट्स बनाने की, बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे जोर देना है, पहला समझने पे और दूसरा रिवीजन पे। 2 चीज़ें गांठ बांध लो, पहला समझना कंसेप्ट को अच्छे से, दूसरा रिवीजन। क्योंकि साइंस रटी नहीं जाती है, साइंस को समझा जाता है, साइंस को जिया जाता है। जिस दिन ये सीख जाओगे तैयारी का मज़ा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिजीज़ का एक टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे अगले लेक्चर में, और ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको सबको कवर करना है। तो कोशिश है कि आने वाले 1 या 2 महीने में कंप्लीट साइंस, जिसमें फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट हर चीज़ कवर की जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।